फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेचर एंड स्कोप। ये हमारा पहला चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का। ये बीकॉम फाइनल में आती है। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? इंफॉर्मेशन देना प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ठीक है, क्या प्रिपेयर करके? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन जो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना, ये मैनेजमेंट की हेल्प नहीं करती डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड डिसीजन लेने में। तो बहुत सारी लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जिनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिमूव करती है। क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ना, वो प्रेजेंट करती है फाइनेंशियल डाटा को इस तरीके से कि वो हेल्प कर पाए मैनेजमेंट की प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसको हम अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से जो यूजफुल है मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रेजेंट करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से कि मैनेजमेंट ना उसकी हेल्प हो पाए पॉलिसी को क्रिएट करने में और डे टू डे ऑपरेशंस को लेने में। फीचर्स क्या हैं? पहला है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब जोर डालता है फ्यूचर के ऊपर। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फ्यूचर से रिलेटेड है। ये हेल्प करता है फोरकास्टिंग में एंड प्लानिंग में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को। टेक्निक ऑफ सिलेक्टिव नेचर, जो ये मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये टेक्निक है सिलेक्टिव नेचर की, क्योंकि ये सिर्फ उसी डाटा को लेता है P&L अकाउंट से और बैलेंस शीट से जो ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग के लिए, जो रिलीवेंट है, जो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है। ठीक है, उसी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। तीसरा, ये काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके चलता है। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से समझे जाते हैं। एग्जांपल के लिए अगर प्रॉफिट कम है ना, कि मतलब जो प्रॉफिट है वो लोअर है देन एक्सपेक्टेशन से, मतलब जितना सोच के चले थे, तो रीजन है ना उसके इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। दूसरी तरफ अगर एक्सपेक्टेशन से प्रॉफिट ज़्यादा है तो हायर प्रॉफिटेबिलिटी के रीजन एनालाइज किए जाएंगे। ठीक है, ये देखा जाएगा भाई इफेक्ट किसका हुआ है, बहुत सारे डिजिटलाइज प्राइसिंग का, प्रमोट करने का, न्यू प्रोडक्ट, सेल्स मिक्स, कॉस्ट, ये सब। फिर बात आती है कि ये प्रोवाइड करवाता है इन्फॉर्मेशन ना कि डिसीजन। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये कभी डिसीजन नहीं लेता बल्कि ये सिर्फ डाटा प्रोवाइड करवाता है जिसकी हेल्प से मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। ये यूज करता है ऑफ स्पेशल टेक्निक एंड कॉन्सेप्ट। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है बहुत सारे टेक्निक और कॉन्सेप्ट यूज करता है अकाउंटिंग डाटा को यूजफुल बनाने के लिए मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में। इसमें टेक्निक आती है रेशियो, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो ये टेक्निक होती है ये इनका जो यूज़ होता है वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे और प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसिस पे। नो सेट फॉर्मेट, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाता किसी भी प्रेस्क्राइब परफॉर्मा में, जैसे कि एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये प्रोवाइड करवाता है इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म जो सुटेबल होता है मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग में। नो स्पेसिफिक रूल फॉलो, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना उसमें रूल फॉलो किए जाते हैं जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जबकि कोई स्पेसिफिक रूल फॉलो नहीं किए जाते मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। जो टूल्स होते हैं ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वो सेम है, लेकिन उनके जो यूजेस है वो डिफर करते हैं, अलग अलग होते हैं एक फर्म से दूसरी फर्म में। प्योरली ऑप्शनल, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो ऑप्शनल है, वॉलंटरी है। ये जरूर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी ही करनी है। ये डिपेंड करता है यूटिलिटी और डिजायरेबिलिटी पर। तीसरा पॉइंट फिर आता है इसके स्कोप मतलब क्या क्या इंक्लूड करके चलता है। तो मेन एम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रोवाइड करवाना अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को जो यूजफुल होगी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, अचीव करने के लिए उसको एम को ये इंक्लूड करता है इन इट्स स्कोप वो सारी एक्टिविटीज जो हेल्पफुल होती हैं कलेक्शन में, एनालिसिस में। जो स्कोप है ना मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा वाइड है, ब्रॉड बेस्ड है। तो क्या क्या इंक्लूड है? पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो यूज़ करता है जो डाटा दिया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा ये अरेंज करता है, रीअरेंज करता है, एनालाइज करता है उस डाटा को और सबमिट करता है मैनेजमेंट के पास। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ना वो क्या करती है फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो वगैरह प्रिपेयर करती है उस डाटा के बेस पे जो P&L और बैलेंस शीट से मिलता है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो खुद से मतलब बिना किसी भी सिस्टम की हेल्प से वो काम नहीं कर सकते, मतलब उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम की हेल्प चाहिए, उसके बिना वो काम नहीं कर सकती प्रॉपरली। कॉस्ट अकाउंटिंग भी जरूरी पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंट का, क्योंकि ये प्रोवाइड करवाता है इन्फॉर्मेशन टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट के बारे में। ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कॉस्ट कंट्रोल में। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जो हेल्पफुल होते हैं बहुत सारे प्रकार के मैनेजरियल डिसीजन लेने में। फिर बात आती है बजटरी कंट्रोल। बहुत सारे प्रकार के बजट है ना प्रिपेयर किए जाते हैं बजटरी कंट्रोल में और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है बजटेड फिगर के साथ।
जो भी डिविएशंस आते हैं उनको एनालाइज किया जाता है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाएँ, रिमीडियल एक्शन ले पाएँ, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। चौथा है इन्वेंटरी कंट्रोल। जो इन्वेंटरी कंट्रोल है ना, तो कहता है कि उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है यूज़ होती हैं। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इंक्लूड करता है अपने स्कोप में सारी इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, वो बहुत सारी टेक्निक को यूज़ करके चलता है एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, फाइनेंशियल डाटा को उन्हें मीनिंगफुल बनाने के लिए एंड अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे यूजर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो इन एनालिसिस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरप्रिटेशन किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी के बारे में। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग में जो रिसोर्स होते हैं ना फर्म के, वो वैल्यू किए जाते हैं एट करंट प्राइस इंस्टेड ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये किया जाता है मेजर करने के लिए नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस रियल टर्म में, ना कि मॉनेटरी टर्म में, ठीक है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है मोस्टली डिपेंड करती है हिस्टोरिकल अकाउंटिंग पे एंड यूज़ करती है रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, जो हेल्प करती है मैनेजमेंट की बेटर डिसीजन लेने में। रिपोर्टिंग कहता है कि जो ये ना विटोल एस्पेक्ट्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं मैनेजमेंट को इस तरीके से ग्राफ, डायग्राम, इंडेक्स नंबर, रेशियोज एंड अदर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की फॉर्म में, जो इजीली अंडरस्टूड किए जाते हैं। ये जो रिपोर्ट होती है इंटरिम भी हो सकती है और फाइनल भी। इंटरिम मतलब जो पीरियोडिकल लेवल पे दी जाती हैं, और फाइनल जो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पे दी जाती है। जो ये रिपोर्ट होती है इंक्लूड करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। टैक्स काउंटिंग ये इंक्लूड करता है टैक्स प्लानिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम और फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम इन टाइम एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेज। जो इंटरनल कंट्रोल, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इंक्लूड करके चलता है इंटरनल कंट्रोल मेथड, जैसे कि इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इफिशियंसी, इफिशिएंट ऑफिस मैनेजमेंट वगैरह। मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये इंक्लूड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो सुटेबल है फर्म के लिए। ये ना ले डाउन करता है मेथड एंड प्रोसीजर स्मूथ कंडक्ट के लिए अलग अलग प्रकार के बिजनेस एक्टिविटीज़ को। ऑफिस सर्विसेज। जो स्मॉल साइज बिजनेसेस हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ना, उसके लिए चाहिए कि वो मेंटेन करे कंट्रोल एंड ऑफिस सर्विसेज के। ये इंक्लूड करता है डाटा प्रोसेसिंग, फिलिंग, कॉपिंग, कम्युनिकेशन वगैरह। फिर है फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेसिक फंक्शन क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? प्रेजेंट करना इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट को इस तरीके से कि ये हेल्पफुल हो मैनेजमेंट की डिसीजन वगैरह लेने में। तो पहला है कलेक्शन ऑफ डाटा मेन फंक्शन में। तो फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कि डाटा को कलेक्ट करना जो यूजफुल है मैनेजमेंट के लिए। जो डाटा कलेक्ट किया जाता है ना, वो इंटरनल सोर्सेज से भी हो सकता है और एक्सटर्नल। इंटरनल में तो आते हैं P&L अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह, और एक्सटर्नल में आते हैं जर्नल, मैगजीन वगैरह, जो भी पब्लिकेशंस वगैरह हैं, ठीक है। फिर दूसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। भाई डाटा कलेक्ट कर लिया तो इसको मॉडिफाई किया जाएगा जो यूजफुल हो मैनेजमेंट के लिए। एग्जांपल के लिए जो सेल्स डाटा है उसको क्लासीफाई किया जाता है प्रोडक्ट, एरिया, टाइप ऑफ कस्टमर के अकॉर्डिंग। जो प्रोडक्शन डाटा है उसको क्लासीफाई किया जाता है बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी, टाइम वगैरह के अकॉर्डिंग। तीसरा है फिर एनालाइज करेगा एंड इंटरप्रेट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ये सिग्निफिकेंट फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इसमें क्या होता है कि एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है P&L अकाउंट का, बैलेंस शीट का। ये जो एनालिसिस है ये दिखाता है लिक्विडिटी पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, सोल्वेंसी। जो ये टेक्निक है इसमें यूज होती है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो एनालिसिस। फोर्थ है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। कहता है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना वो सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को ही नहीं बल्कि ये कलेक्ट करता है, यूज करता है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को। एग्जांपल के लिए प्रोडक्शन बजट बनाते टाइम ये सिर्फ जो पास्ट प्रोडक्शन का फिगर है उसको यूज़ नहीं करता बल्कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है ना, प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट वगैरह, असेसमेंट ऑफ पर्सन हैंडलिंग द प्रोडक्शन, कंज्यूमर का सर्वे, ये सब भी ध्यान में लेके चलता है। ये हेल्प करता है प्लानिंग में। प्लानिंग बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे देती है मैनेजमेंट को प्लान वगैरह बनाने के लिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो प्रोवाइड करवाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और अदर डाटा जो भी मैनेजमेंट यूज़ करती हैं प्लानिंग के लिए, ठीक है। ये एस्टीमेट प्रोवाइड करवाता है फ्यूचर के लिए। जो डाटा सप्लाई एंड ओपिनियन है जो दिए जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा वो हेल्प करते हैं मैनेजमेंट की प्लान वगैरह बनाने में। फिर ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग में। जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो डिवीजन होता है ड्यूटीज़ का, अथॉरिटीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत सारे लोगों में। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कलेक्ट करता है नेसेसरी डाटा को, परफॉर्मेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, और इवेलुएट करता है उनकी परफॉर्मेंस को और फिक्स करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ये हेल्प करता है सेटअप करने में इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। ये हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना वो प्रोवाइड करवाता है टूल्स जो हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट करने में एक्टिविटीज़ को डिफरेंट सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट में। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो मिलाता है एक्टिविटीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट की बस्टिंग के थ्रू, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के थ्रू। जो टारगेट है उनको कम्युनिकेट किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को
ठीक है, एडवांस में, और उनकी परफॉर्मेंस को कम्युनिकेट किया जाता है उन्हें टाइम टू टाइम। ये हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन में, हेल्प करता है मोटिवेशन में। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करता है मोटिवेशन में, एम्प्लॉयज़ को जो ले डाउन किए गए हैं टारगेट, मतलब भाई टारगेट वगैरह सेटअप करके उनको मोटिवेट करेगा, और एम्प्लॉय मोटिवेट फील करते हैं जैसे टारगेट अचीव हो जाते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, उन्हें रिवॉर्ड वगैरह दिए जाते हैं। कम्युनिकेट करना अप टू डेट इन्फॉर्मेशन को, जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देना अलग अलग मैनेजर्स को। जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड की जाती है बहुत सारी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करके, पीरियोडिकल इंटरवल्स को प्रिपेयर करके, ये जो रिपोर्ट होती है हेल्प करती है मैनेजर्स को प्रॉपर एंड टाइमली डिसीजन लेने में। हेल्प करता है कंट्रोल में, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक है लाइक एज बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये हेल्पफुल होती है कंट्रोल प्रोसेस में। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो सेपरेट स्टैंडर्ड फिक्स करके चलती है हर डिपार्टमेंट के लिए, और जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है इन स्टैंडर्ड के साथ। जो वेरिएंस होते हैं उनको ज्ञात किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव को, और नेसेसरी करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो हेल्प करती है मैनेजर कंट्रोल फंक्शन में। फिर टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, जो मैनेजमेंट है वो बहुत सारे डिसीजन लेती है। ये डिसीजन होते हैं ना, ये पर्टेन करते हैं इंट्रोडक्शन से लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस से, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन मिक्स, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो प्रिपेयर करता है एक रिपोर्ट, ठीक है, और इस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज बहुत सारे अल्टरनेटिव, ये हेल्प करते हैं मैनेजमेंट की सिलेक्ट करने में एक सुटेबल अल्टरनेटिव और बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेने में। ठीक है, अब बात आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिसीजन मेकिंग में रोल। तो डिसीजन मेकिंग तो इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट के सेंस है। जो सक्सेस है ना फेलियर की बिजनेस की, वो डिपेंड करती है उसकी क्वालिटी पे, डिसीजन की जो मैनेजमेंट लेती है। राइट बिजनेस डिसीजन पुट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ पे, जबकि एक रॉन्ग डिसीजन है ना वो फेलियर लेके आ सकता है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है बहुत सारे डिसीजन लेने में, ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देती है मैनेजमेंट को जो हेल्प करती है उनको बहुत सारे डिसीजन लेने में। इन टेक्निक की हेल्प से जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाती है, जो भी डाटा रिलेटेड होता है ना, कॉस्ट से, प्राइस से, प्रॉफिट से, सेविंग से, वो अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, एंड एनालाइज किया जाता है और कंक्लूजन्स रिपोर्ट किए जाते हैं मैनेजमेंट को। ठीक है, ताकि है ना अच्छा डिसीजन लिए जा सके। जो रिपोर्टिंग होती है इन्फॉर्मेशन की वो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, ग्राफ, डायग्राम, इंडेक्स नंबर, रेशियोज वगैरह, ताकि ईजिली अंडरस्टूड किया जाए और डिसीजन लिए जाएँ। जो रिपोर्ट्स होती है ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के बारे में वो भेजी जाती हैं टू इंटरनल मैनेजमेंट एट पीरियोडिकल इंटरवल, ताकि जो डिसीजन है वो लिए जाएँ राइट टाइम पे। और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की जाती है बहुत इंटरनल यूजर के लिए और एक्सटर्नल यूजर के लिए। जो रिपोर्ट्स होती है उसमें होती है P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट और रिटेन अर्निंग, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो एनालाइज करती है परफॉर्मेंस को बिजनेस की अलग अलग एंगल से, लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, इफिशियंसी, प्रॉफिटेबिलिटी। ये कंपेयर करती है करंट परफॉर्मेंस को बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, और बजटेड गोल्स को एंड कंक्लूजन्स को एक्सप्लेन किया जाता है मैनेजमेंट को सिंपल लैंग्वेज में। ये हेल्प करती है मैनेजमेंट को अलग अलग प्रकार के बिजनेस डिसीजन लेने पे, वेदर रूटीन, स्ट्रेटेजिक, डिपार्टमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। फिर है हेल्पफुल इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेती है, जैसे कि सिलेक्शन, प्रोडक्ट मिक्स का, टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, ये सब। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके लिए नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देती है, अलग अलग अल्टरनेटिव के बारे में बताती है, उनकी मेरिट डिमेरिट्स बताती है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट है वो सिलेक्ट कर पाए बेस्ट अल्टरनेटिव। फिर है ये भी क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग का वो इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि डिसीजन लेना। ये इन्फॉर्म करती है, ठीक है, और इन्फॉर्म करती है मैनेजमेंट को जो भी अल्टरनेटिव उनके बारे में, और कैसे इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाएगी ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट की इफिशियंसी पे। अब बात आती है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऑफिसर होता है, ठीक है, जिसे इंटरेस्ट किया जाता है टास्क इंस्टॉलेशन का, डेवलपमेंट का, बिजनेस को रन करने का। वो कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल मैटर वगैरह के रिगार्डिंग, सेपरेट करता है रिलीवेंट और इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को, देन कम्युनिकेट करता है अलग अलग लेवल पे मैनेजमेंट के। वो कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान वन के साथ, कंप्यूट करता है वेरेंसीज, रिपोर्ट करता है वेरेंसीज को, मैनेज वेरेंसीज होते हैं जो भी एक्चुअल और एस्टिमेटेड में जो डिफरेंस आता है वो, और रिमीडियल मेजर्स लेता है। अब बात आती है क्या क्या फंक्शंस करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो बहुत सारे रोल प्ले करता है। जो स्कोप होता है ना उसके फंक्शंस का बहुत ज़्यादा वाइड है, वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे, ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली वो परफॉर्म करता है क्या क्या, पहला है इंस्टॉलेशन और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ना वो अज्यूम करके चलता है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टॉलेशन की, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑन एन एफिशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है ना वो कवर करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, सेल फोरकास्टिंग, प्रॉफिट प्लानिंग, कैपिटल बजटिंग, ये सब।
फिर कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ना वो कलेक्ट करता है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए अलग अलग लेवल पे। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से की जाए। इंटरनल में तो आते हैं जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट, कॉस्ट रिकॉर्ड वगैरह है, और एक्सटर्नल में जो भी बाहर के कंपटीटर की मार्केट सर्वे रिपोर्ट, मैगजीन वगैरह जो भी आती हैं, ठीक है। फिर कहता है कि ये इवेलुएट करता है इन्फॉर्मेशन को। इवेलुएशन मतलब असेस करना रिलीवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी जरूरी है मैनेजमेंट के लिए। इंटायर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसको बांट देता है रिलीवेंट और इररिलेवेंट में, ठीक है। रिलीवेंट को तो मैनेजमेंट को दे देता है और इररिलेवेंट को इग्नोर करता है। रिपोर्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो रिपोर्ट करता है इन्फॉर्मेशन को अलग अलग लेवल्स पे मैनेजमेंट के, इस तरीके से कि जो मोस्ट सुटेबल इन्फॉर्मेशन है ना वो डिसीजन मेकिंग में ली जा सके। जो मैनेजर्स हैं हायर लेवल पे उन्हें इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है मेजर बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, जबकि जो मैनेजर्स होते हैं लोअर लेवल पे उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके रिस्पेक्टिव एरियाज़ के लिए। इसीलिए जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की जाती है इस तरीके से कि जो इन्फॉर्मेशन नीड्स है अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट की वो पूरी हो सके। फिर इवेल्युएशन ऑफ द पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है कई बार वो है ना उसे टास्क दे दी जाती है पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव की, तो वो उनको भी पूरा करता है, ठीक है। और ना बहुत सारी जो पॉलिसीज होती है, ऑब्जेक्टिव होते हैं ना बिजनेस के, कई बार वो इररिलेवेंट हो जाते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस के कारण। इसीलिए जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो एनालाइज करता है पॉलिसीज को, ऑब्जेक्टिव को, प्रोसीजर को ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि जो भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो प्रॉपरली यूज हो पाएँ। प्रोटेक्शन ऑफ असेट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट अकाउंटेंट की कि वो फिजिकल प्रोटेक्शन को इंश्योर करे, जो भी असेट्स है बिजनेस की चेक करके इंटरनली और इंटरनल ऑडिट वगैरह करके प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज से। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं वो डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का कि उस टैक्स की लायबिलिटी को कम करना, ठीक है, जो भी प्रोविजन ऑफ लॉ है उनको पूरा करते हुए। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसे टास्क दी जाती है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें टैक्स प्लानिंग, कंप्यूटेशन और टैक्स लायबिलिटी, प्रिपरेशन और टैक्स रिटर्न वगैरह ये सब आता है। इवेल्युएशन ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है जो भी चेंजेस आ रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर में, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, एमरजेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट, डिमांड, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, ये सब जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो रिकॉग्नाइज करता है जो भी चेंजेस आ रहे हैं इन फैक्टर्स में, असेस करता है उनके इफेक्ट को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पे, और रिपोर्ट भेजता है मैनेजमेंट को। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट में, तो पहला तो टॉप मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ताकि जो भी कॉस्ट कंट्रोल रिपोर्ट वगैरह है, मोस्ट यूजफुल डाटा है वो आसानी से कम्युनिकेट किया जाए अप्रोप्रिएट टाइम में। दूसरा है फ्रीडम होनी चाहिए रूटीन वर्क की। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो प्रिंसिपल ऑफिसर इंचार्ज होता है अकाउंटेंट का, तो वो खुद को इन्वॉल्व ना करे रूटीन अकाउंटिंग में, वो रेडी रहे परफॉर्म करने के लिए जो भी एडिशनल ड्यूटीज़ वगैरह हैं जो टॉप मैनेजमेंट असाइन करती है उन्हें टाइम टू टाइम। पर्सनल क्वालिटीज़ की बात करें तो वो पोजेस करे कंप्लीट नॉलेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए कि उसको इकोनॉमिक, स्टैटिक्स, लॉ एंड फिजियोलॉजी की। वो खुद को अवेयर रखे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, और उसे ना नॉलेज होनी चाहिए थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस की। उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए सोचने की, कॉन्फर करने की टॉप मैनेजमेंट को जो भी पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम, उनके बारे में बताने की, और लीडरशिप क्वालिटीज़ होना भी ज़रूरी है। अब बात आती है कंट्रोलर। तो यूएसए में जो टॉप मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं ना उन्हें हम कंट्रोलर या कंपोर्टरल बोलते हैं, ठीक है। ये कंसीडर किए जाते हैं फोरमोस्ट मेंबर, मतलब मेन मेंबर मैनेजरियल टीम का, ठीक है, जिसे इंटरेस्ट की जाती है कलेक्शन ऑफ एक्यूरेट, टाइमली एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की टास्क। ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करता है, इंटरप्रीट करता है, फिर इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट को सौंपता है। तो फंक्शंस क्या है, प्लानिंग। जो कंट्रोलर होता है वो प्रिपेयर करता है एडिक्वेट प्लान कंट्रोल करने के लिए अलग अलग ऑपरेशंस को। ये जो प्लान होते हैं इसमें आते हैं भाई कॉस्ट स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करना, एक्सपेंस बजट, सेल्स फोरकास्ट, प्रॉफिट प्लानिंग वगैरह। जो ये प्लान होते हैं ये जरूरी होते हैं, ये इंक्लूड करते हैं प्रोसीजर इंप्लीमेंट करने का प्लान को इफेक्टिवली, ठीक है। अब है मेजर परफॉर्मेंस। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलर को ये है कि परफॉर्मेंस को मेजर करना, जो भी अप्रूव्ड प्लान है उसको स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में, ठीक है, और जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको मैनेजमेंट के सभी लेवल्स पर रिपोर्ट करना, उनको बताना। ये जो फंक्शन होते हैं इसमें इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, कॉस्ट सिस्टम, ये सब आ जाते हैं। फिर इवेलुएटिंग एंड एडवाइजिंग। जो कंट्रोलर होता है ना वो इवेलुएट भी करता है इफेक्टिवनेस, जो भी पॉलिसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, प्रोसीजर है, कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में वो कितने इफेक्टिव हैं।
इस पर्पज़ के लिए वो टच में रहता है, कंसल्ट करता है सभी सेगमेंट से। मैनेजमेंट जो भी रिस्पॉन्सिबल है फ्रेम करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग बिजनेस पॉलिसीज़ को, इनके बेसिस पे वो एडवाइस करता है टॉप मैनेजमेंट को, मेजर करता है, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है टैक्स पॉलिसीज़ का, प्रोसीजर का, वो भी मतलब वो होता है सुपरवाइज करने के लिए जितने भी मैटर है टैक्स अकाउंटिंग से रिलेटेड। इसके लिए क्या चाहिए? प्रिपरेशन चाहिए टैक्स रिटर्न की, उनको फिल करने की, ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज़ के पास टाइम में। फिर बात आती है प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स ऑफ द बिजनेस। ये इंश्योर करता है फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस। ये जो फंक्शन होता है इसे चाहिए कि एस्टैब्लिश करे एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिटिंग एंड एश्योर करे प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज। अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जो कंट्रोल होता है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है कि इकोनॉमिक और सोशल फोर्सेस का या गवर्नमेंट का क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है बिजनेस पे, और उसको एक बारे में भी रिपोर्ट करता है टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो कई बार पॉलिसी वगैरह बदलती रहती है, अलग अलग डिसीजन लेती है वो सब। ड्यूटीज़ क्या है इसकी? यही है, इंस्टॉल करना, सुपरवाइज करना जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, प्रिपेयर करना, इंटरप्रेट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, रिपोर्ट को, कंटिन्यूसली ऑडिट करना जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह है उनके बारे में। तो इससे आगे क्या है फिर, एक मिनट, और कंप्लीट करना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, कंप्लीशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टेक एंड कॉस्टिंग ऑफ इन्वेंट्री, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एनुअल बजट बनाना, एसरटेन करना कि जितनी भी एसेट्स है वो प्रॉपर्ली इंश्योर की गई या नहीं, अप्रूवल पेमेंट के लिए जितने भी चेक है, प्रोविजन नोट वगैरह है, अदर निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह है। फिर है ट्रेजर, नाम से क्लियर है, जो रिस्पॉन्सिबल है कैश मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ये इंक्लूड करता है प्रॉपर अपकीप रखता है अवेलेबल फंड्स को, इन्वेस्टमेंट को, सरप्लस फंड को, क्रेडिट कलेक्शन को, मॉनिटर करता है फ्लो ऑफ फंड्स को, अरेंज करता है लोन वगैरह को। ये हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजर की अचीवमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ फंक्शन होते हैं ट्रेजर के, पहले कैश मैनेजमेंट। ये जो फंक्शन इसमें आते हैं मैनेज करना जो भी कैश रिसिप्ट्स हैं, कैश पेमेंट है उनको। इन एडिशन वो कॉन्स्टेंट वॉच भी रखता है जो भी सोर्सेज है जहाँ से फंड्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, लाइक एज क्रेडिटर वगैरह, ताकि उनको टाइम पर पे किया जाए। दूसरा है क्रेडिट एंड रिसीवल मैनेजमेंट। जो क्रेडिट मैनेजमेंट है उसमें होता है गुड्स को भेजना क्रेडिट पे और कलेक्ट करना मनी को डेटर से। और क्रेडिट मैनेजमेंट में जो ट्रेजर है वो चेक करता है क्रेडिट वर्थीनेस कस्टमर्स की, जिनको भी हमने क्रेडिट पर बेचा वो टाइमली कितनी जल्दी दे सकते हैं। फिर वो अपकीप रखता है, मेंटेन करता है फंड्स को। जो ट्रेजर होता है वो कस्टोडियन होता है कंपनी के फंड्स का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपरली सेफ गार्ड करने के लिए जितने भी अवेलेबल फंड्स हैं। मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी, वो एक्सपेक्ट करता है कि वो इन्वेस्ट करेगा सरप्लस फंड को आउटसाइड सिक्योरिटीज़ में, ताकि जो इनकम है ना इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट वो जो अर्न की जाती है इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड से, इस पर्पज़ के लिए वो सिलेक्ट करता है रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ को, मतलब जिनमें जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। बैंकिंग रिलेशन, एक और एसेंशियल फंक्शन है ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, मॉनिटर करना डिपॉजिट्स को, विड्रोवल्स को, मेंटेन करना कोर्डियल रिलेशन बैंक के साथ, ठीक है, ताकि जब भी लोन की रिक्वायरमेंट हो वो अवेलेबल हो। अब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इन एडिशन जर्नली जो गैप जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, जो हर अकाउंटिंग प्रोफेशन में परफॉर्म किए जाते हैं वो लिए जाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फुली डिपेंडेंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे, रिकॉर्ड पे, रिपोर्ट्स पे। जो चेंज होते हैं ना लॉ चेंजेस, वो लॉ ऑफ द नेचर एंड सर्क्यूमस्टांसेस और रिक्वायरमेंट है बिजनेस के, वो कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है। इसीलिए जो मैनेजर है वो क्या चाहता है, इन्फॉर्मेशन चाहिए जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ये इम्प्लाई करता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि जब भी कुछ भी बदलाव की जरूरत हो, इम्प्रूवमेंट की, मॉडिफिकेशन की, तो वो किए जा सकें, ठीक है। दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जो प्रिंसिपल ये फॉलो किया जाता है जब हम प्रेजेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट को। इस सिस्टम में जो प्लान है वो पहले से ही प्री डिटरमाइन होते हैं और जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं हम उनको कंपेयर करते हैं प्लान 1 के साथ। अगर कोई डिविएशंस नहीं होता तो भाई मतलब इसका मतलब है कोई ज़रूरत ही नहीं है रिपोर्ट करने की, क्योंकि कोई कमी ही नहीं है पहले से ही प्लान। लेकिन अगर डिविएशंस होते हैं तो उनको मैनेजमेंट को बताया जाता है, रेमेडियल मेजर्स लिए जाते हैं ताकि जो बर्डन है टॉप मैनेजमेंट का वो कम हो सके। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिस्कनेक्शन इन कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ये क्लियर होना चाहिए कि भाई जो भी कंट्रोलेबल कॉस्ट अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है उसके बीच का डिफरेंस। तो क्योंकि कंट्रोल ओवर अनकंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब जो टेक्निक्स है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, बजटरी कंट्रोल, ये यूज़ करते हैं, जबकि अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है जो मतलब कंट्रोल में ही नहीं होती, ठीक है, जो करनी ही होती है रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल एट सोर्स, कॉस्ट जो होते हैं ना वो कंट्रोल किए जा सकते हैं उस पॉइंट पे जहाँ से वो इनकर हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कही तो जो कॉस्ट कंट्रोल है वो इनिशिएट हो जाने चाहिए उसी लेवल पे जहाँ से है ना काम स्टार्ट हुआ है। ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है थ्रू द डिज़ाइन ऑफ
कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है, जो कंट्रोल करता है इंडिविजुअल वर्कर्स, मटेरियल इशू को, यूजेज ऑफ सर्विसेज को। अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन, ये जो प्रिंसिपल है रिकॉग्नाइज करता है कि जो इफेक्ट होता है ना इन्फ्लेशन का वो ध्यान में रखना चाहिए। कहता है कि एक प्रॉफिट है ना, हम उसे अर्न नहीं कह सकते जब तक कि जो कैपिटल है ना जो मेंटेन की गई है वो रियल टर्म में रहे, ठीक है। तो कहता है कि जो रिकॉर्ड होता है ना वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भी रखा जाता है, ठीक है, ताकि जो भी इफेक्ट है इन्फ्लेशन का, ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का, बैलेंस शीट का, वो ताकि पता चल सके, ठीक है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग उसमें पास डाटा भी और जो बुक वैल्यू भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वो रिवाइज की जाती है करंट प्राइसेस पे। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच मतलब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एंटीसिपेट करे फ्यूचर को, प्रॉब्लम्स को, उन्हें रोकने की कोशिश करे, टारगेट जो भी प्री डिटरमाइंड है उनके लिए मेजर्स ले उन्हें अचीव करने के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल को जो कॉस्ट होती है ना वो क्लासीफाई की जाती है नॉर्मल में और अब नॉर्मल में। नॉर्मल मतलब जो इनकर होगी ही, नेचर ही है उसका, जैसे भाई साबुन बनाते हैं तो वो सूखेगी ही, ठीक है। लेकिन अब नॉर्मल होते हैं जो हमारी लापरवाही के कारण हो, चोरी के कारण हो, आग लगने के कारण हो, ठीक है। यूज ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है उसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो एक क्राइटेरिया के रूप में यूज किया जाता है मेजर करने के लिए इफिशियंसी ऑफ बिजनेस को। इस पर्पज के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉय की जाती है वो कॉम्प्लाई की जाती है विद रेफरेंस टू करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एम क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, शुड बी शो वेदर, ये दिखाना कि या नहीं दिखाना कि जो रिसोर्सेज एंटरप्राइज के वो यूटिलाइज हुए हैं या नहीं इफिशिएंट मैनर में। पर्सनल कॉन्टैक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मतलब होता है डिपार्टमेंटल हेड, फॉरमैन, इन सब के साथ जरूरी है, ठीक है, ताकि भाई क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है वो डायरेक्टली नहीं दी जा सकती। तो ये जो भी प्रिंसिपल है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, जो एंड फाइनल नहीं है, बिकॉज क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो अब भी है ना इवॉल्विंग स्टेज में है, मतलब बढ़ रहा है, नए चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। फिर बात आती है डिफरेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्ट मेन तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना जो भी ट्रांजैक्शन है उनकी पीएनएल और बैलेंस शीट बना के, ठीक है। जबकि मेन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, ठीक है, भाई मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। नेचर ऑफ डाटा यूज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हिस्टोरिकल जो भी रिकॉर्ड होते हैं पास्ट के रिजल्ट्स वगैरह उनको रिकॉर्ड करता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर से रिलेटेड होता है। ये यूज़ तो हिस्टोरिकल डाटा को ही करता है एंड वेरियस इन्फॉर्मेशंस को प्रिडिक्शंस करता है फ्यूचर के बारे में। फिर ये सब्जेक्ट मैटर, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी को इंटायर बिजनेस की, जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग प्रोडक्ट की, एक्टिविटीज़ की, जबकि ये पूरे की। लीगल कंपल्सन, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जरूरी है बनाना हर बिजनेस के लिए, लीगल प्रोविजन है ये, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑप्शनल है, हर बिजनेस फ्री है, उसको लगाओ करे ना करे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो फाइनल अकाउंट्स है वो प्रिपेयर किए जाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे, ये फॉलो करता है डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन देते हैं मैनेजमेंट को जो सुटेबल होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। पीरियोडिसिटी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है पीएनएल बैलेंस शीट वो यूजली प्रिपेयर की जाती है 1 साल के लिए, ठीक है, लेकिन कोई डेफिनेट पीरियड नहीं होता मैनेजमेंट अकाउंट्स के लिए, ठीक है। एक्यूरेसी, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो सिर्फ एक्चुअल फिगर्स को ही रिकॉर्ड करके चलती है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हो चाहिए जितनी जल्दी हो सके तो अप्रोक्सीमेट फिगर्स है ना वो भी ले लिए जाते हैं जो क्विकली अवेलेबल होते हैं ताकि डिसीजन लिए जा सके। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो मनी की फॉर्म में मेजर हो सकती है, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉनेटरी भी और नॉन मॉनेटरी भी दोनों लेके चलता है, ठीक है। और जो पब्लिकेशन मतलब कहते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं लाइक पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह ये पब्लिश होते हैं यूज़ करने के लिए जनरल पब्लिक को, जबकि मैनेजमेंट अकाउंट प्रिपेयर होता है सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ना कि पब्लिक के लिए। ऑडिट, फाइनल अकाउंट्स होती है ये ऑडिट होने से, ये कंपनीज के केस में जो फाइनल अकाउंट्स होती है चाहिए ऑडिट हो चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब सीए के द्वारा, जो कि मैनेजमेंट अकाउंट है ना वो जरूरी नहीं है ऑडिट हो, ठीक है, कांट बी ऑडिटेड क्योंकि ये किसी एक्चुअल फिगर पे बेस नहीं होते हैं। अब डिफरेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। जो पर्पज क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो सिर्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट नहीं है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन देता है कॉस्ट के बारे में मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए। तो पहला ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, एसरटेन करना कॉस्ट, कंट्रोल करना कॉस्ट को और कॉस्ट डाटा देना मैनेजमेंट को, जबकि मेन ऑब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन देना जो मैनुअल डिसीजन में हेल्प करे। स्कोप है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो बड़ा है कॉस्ट अकाउंटिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देती है कॉस्ट की, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर फाइनेंशियल कॉस्ट, बजट,
चार्ट रिपोर्ट वगैरह की। नेचर ऑफ डाटा यूज, कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड है पास्ट एज वेल एज फ्यूचर डाटा दोनों से। मेंटेन करता है कॉस्ट रिकॉर्ड को हिस्टोरिकल बेसिस पे, एस्टिमेट करता है फ्यूचर्स को ऑन द अदर हैंड। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये कंसर्न करता है सिर्फ फ्यूचर से, ठीक है। यूज ऑफ प्रिंसिपल, कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करता है कुछ सर्टेन प्रिंसिपल रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए, सर्टेन करने के लिए, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कोई सेट प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता, ये इन्फॉर्मेशन को देता है इस तरीके से कि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। क्वालिटेटिव डाटा, कॉस्ट अकाउंटिंग है वो सिर्फ डाटा को कंसीडर करता है जो क्वांटिटेटिव टर्म में है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों डाटा यूज करता है। ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी है कि वो ऑडिट हो सेक्शन 148 कंपनी एक्ट 2013 में, जबकि कोई ऑडिट जरूरी नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। अब एडवांटेजेस और यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो भैया आज के टाइम में इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो क्या क्या है इसके एडवांटेजेस, पहला ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन देता है मैनेजमेंट को जो सुटेबल है और राइट टाइम पर देता है ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले पाती है। प्लानिंग में हेल्प करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेसेसरी डाटा दे देता है मैनेजमेंट को प्लान प्रिपेयर करने के लिए। फोरकास्ट करता है फ्यूचर ऑपरेशंस को जिसके हेल्प से प्लान प्रिपेयर किए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइज करना मतलब ड्यूटीज़ को अथॉरिटीज़ को बांटना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करना अलग अलग पर्सन में। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और परफॉर्मेंस को मेजर करता है हर इंडिविजुअल की, फिक्स करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, हेल्प करता है एस्टैब्लिश करने में इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में एक्टिविटीज़ को अलग अलग लोगों की अलग अलग डिपार्टमेंट में एस्टैब्लिश करके एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इस सिस्टम से ना राइट इन्फॉर्मेशन राइट पर्सन को प्रॉपर टाइम में मिल जाएगी, ठीक है। हेल्प करता है कंट्रोल में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फैसिलिटेट करता है कंट्रोल फंक्शन यूज करके अलग अलग टेक्निक लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, क्योंकि स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं, बजट प्रिपेयर किए जाते हैं हर डिपार्टमेंट के द्वारा, फिर उनको कंपेयर किया जाता है, डिविएशंस को पता किया जाता है, फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। इंक्रीज इफिशिएंसी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है इंक्रीज करने में इफिशिएंसी मैनेजमेंट की। टारगेट्स होते हैं ना अलग अलग डिपार्टमेंट के वो फिक्स किए जाते हैं, कम्युनिकेट किया जाता है उन्हें एडवांस में ताकि उनको अचीव किया जा सके, जो भी अचीवमेंट उनको मेजर किया जा सके, वीक पॉइंट का पता लगाया जा सके। मैक्सिमाइज करता है ये प्रॉफिटेबिलिटी को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी हर एक्टिविटी की, हर डिपार्टमेंट की। सिर्फ वही एक्टिविटी हर डिपार्टमेंट कंटिन्यू रहते हैं जो बेटर रिजल्ट देते हैं, अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी और डिपार्टमेंट है वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। सेफ गार्ड करता है ये चेंजिंग सर्कमस्टांसिस के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना वो क्लोज वॉच रखता है चेंजेस बिजनेस इन्वायरमेंट पे, लाइक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंक्रीज इन कंपटीशन, प्राइस लेवल चेंजेस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। जो रिपोर्ट्स होती हैं इन सभी फैक्टर्स के बारे में वो भेजी जाती है पीरियोडिकल इंटरवल्स पे। बेटर सर्विस टू कस्टमर, जो टेक्निक्स होती है ना कॉस्ट कंट्रोल की वो यूज़ होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट को रिड्यूस करने में, प्राइस को रिड्यूस करने में। जो क्वालिटी होती है ना प्रोडक्शन की वो इम्प्रूव की जाती है बिकॉज जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं प्री डिटरमाइन है, कस्टमर सप्लाई करता है प्रोडक्ट को बेटर क्वालिटी पर रीजनेबल रेट्स पे। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन, पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किस डाटा पे बेस है, फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग ये डाटा है ना कुछ अजम्पशन पे और कन्वेंशन पे बेस है, ठीक है। तो कहता है कि जितनी भी लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट, जो यूज़ है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का उसके लिए नॉलेज चाहिए नंबर ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट की, क्योंकि लाइक अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह। लेकिन ये डिफिकल्ट है एक पर्सन के लिए जो डिसीजन ले रहा है कि उसे प्रॉपर नॉलेज हो इन सभी सब्जेक्ट की। इफेक्ट बाय पर्सनल व्यूज, जो पर्सनल व्यूज होते हैं उसमें वो सभी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कलेक्शन से लेकर प्रिपरेशन तक और सबमिट करने तक मैनेजमेंट को डिफरेंट पर्सन डिफरेंट कंक्लूजन निकालते हैं, इसीलिए बाइसनेस आ जाती है। इफेक्ट ऑफ टाइम एलिमेंट, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल डाटा पर बेस होते हैं जो सप्लाई किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा। ये इम्प्लाई करता है कि हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ की जाएगी फ्यूचर डिसीजन के लिए, एंड बाय द टाइम जो इन्फॉर्मेशन वो यूज़ की जाएगी लेकिन सिचुएशन बदलती रहती है। कॉस्टली सिस्टम, जो इंस्टॉलेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का उसके लिए मतलब वो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो चाहिए, वाइड नेटवर्क होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। इवोल्यूशनरी चलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी भी है ना पास कर रहा है, इवोल्यूशनरी से अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। फिजियोलॉजिकल रेसिस्टेंस, जो इंस्टॉलेशन होता है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का उसके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस की जरूरत होती है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, रूल्स में, रेगुलेशन में। इसीलिए बाउंड है कि जो भी चेंजेस है ना एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अलग अलग पर्सन की वो ध्यान में रखे। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग होता है उसके पास टेंडेंसी है रोकने की चेंजेस को, ताकि जो इंस्टॉलेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो रोका जाए। नॉट एन अल्टरनेटिव टू मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कोई अल्टरनेटिव नहीं है मैनेजमेंट के लिए, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है डिसीजन नहीं। जो इंस्टॉलेशन होता है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो इंप्रूव नहीं करता इफिशियंसी बिजनेस की ऑटोमेटिकली। इसके लिए ये जरूरी है कि जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाती है और इनको इम्प्लीमेंट करे। वाइड स्कोप,
ये डिफ़िकल्ट है बाउंड्री बताना मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है कि जो भी टास्क है जो परफॉर्म की जाती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया डेवलप करना एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उन लोगों के साथ जिनको फुल नॉलेज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, टैक्स अकाउंटिंग की और अलग डिसिप्लिन्स की। फिर है इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग। इंस्टीट्यूटिव डिसीजन मेकिंग जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है, उसकी हेल्प से ना एडवांस और सोफिस्टिकेटेड डिसीजन टूल्स है ना वो कैपेबल होते हैं हेल्प करने में मैनेजमेंट की रिलीवेंट डाटा में। लेकिन यहाँ पे टेंडेंसी है अमंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव की वो प्रेफर करते हैं शॉर्टकट अप्रोच, ठीक है, और डिसीजन को लेते हैं। लेकिन भाई वही बात है, इससे सारे जो भी एफर्ट्स है वो वेस्ट हो जाते हैं। अब क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ करके चलती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई सेपरेट मेथड नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक का, ठीक है, जो जिसके हेल्प से इन्फॉर्मेशन दी जाती है मैनेजमेंट को। कोई नो वन टेक्निक कैन सेटिस्फाई सारे मेंशनल नीड्स को पूरा नहीं कर सकते एक टेक्निक, इसीलिए कॉम्बिनेशन है टूल्स का। पहले फाइनेंशियल प्लानिंग, ये इंक्लूड करना है डिटरमाइन करना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फर्म का। फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ले डाउन करता है फाइनेंशियल प्रोसीजर की अब ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। जो फाइनेंशियल पॉलिसीज होती है ना वो एक्ट करते हैं गाइडलाइंस के रूप में प्रोक्योर करने में, एलोकेट करने में, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स में। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कंटेन करती है मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा ऑब्सोलेट मॉनेटरी टर्म में। एंड डू नॉट रिवील द ईयरली कैपेसिटी को रिवील नहीं करता, लिक्विडिटी को एंड फाइनेंशियल साउंडनेस को इंटरप्राइज की। ये एनालाइज करता है प्रेजेंट तो करता है उन्हें सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। बहुत सारे टूल है जो इंप्रूव करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, ये प्रोवाइड करवाता है फास्ट डाटा मैनेजमेंट को जो भी रिलेटेड है कॉस्ट ऑफ ईच जॉब से रिलेटेड प्रोसेस से, डिपार्टमेंट से, ताकि कंपेरिजन किया जा सके स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ। बजटरी कंट्रोल, ये जो टेक्निक है ये डायरेक्ट करती है बिजनेस ऑपरेशंस को एक डिजायर्ड डायरेक्शन में। यूज करता है बजट्स को एज ए डिवाइस प्लानिंग के लिए और कंट्रोल के लिए। जो बजट्स होते हैं प्रिपेयर किए जाते हैं हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बेस पे, ताकि जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस उसको कंपेयर कर पाए हम बजट के साथ। स्टेप्स लिए जा सके कंट्रोल करने के लिए डिविएशंस को। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो होती है ना कॉस्ट उसको डिटरमाइन करते हैं हम एडवांस में सिस्टमेटिक एनालिसिस के बेस पे। जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसको कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ। जो भी वेरिएंस होते हैं उनको पता किया जाता है ताकि रीजन पिन पॉइंट कर पाएँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह को, रिमीडियल एक्शंस ले पाएँ, जो एडवर्स थिंग है वो दोबारा से ना हो। ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है कॉस्ट कंट्रोल की। फिर है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग है ये असरटेन करता है मार्जिनल कॉस्ट को और उसके इफेक्ट को प्रॉफिट पर, ठीक है, और इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट पर, और डिफरेंशिएट करता है फिक्स कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट में। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वो डिवाइड करता है मार्जिनल वेरिएबल में और फिक्स कॉस्ट में। जो फिक्स कॉस्ट होती है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहती है और एडिशनल प्रोडक्शन यूनिट है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इन्वॉल्व करके चलती है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स पर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं बिजनेस करने के, एक पर्टिकुलर वर्क को करने के। ये जरूरी होता है सिलेक्ट करना बेस्ट उन सभी अल्टरनेटिव में। इसके लिए क्या चाहिए, डिसीजन चाहिए। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो बहुत सारी टेक्निक लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग, कैपिटल बजटिंग, डिफरेंशिएट कॉस्टिंग वगैरह का यूज करता है बेस्ट अल्टरनेट को चूज करने में। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, ये जो टेक्निक है कंसर्न करती है वैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से करंट वैल्यू पे रेदर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये है ना किया जाता है इंश्योर करने के लिए जो कैपिटल एंटरप्राइज को मेंटेन की जाए रियल टर्म में ना कि मॉनेटरी टर्म में, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एंटरप्राइज को मेजर किया जाए रिवैल्यूड वैल्यूज के अकॉर्डिंग। जो रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग है वो अकाउंट्स को लेके आता है, और जो इम्पैक्ट होता है चेंजेस का प्राइस लेवल का, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो लेके आता है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग है यूज करता है डिनोट करता है मेथड जो इंप्लॉय किए जाते हैं ओवरकम करने के लिए जो भी प्रॉब्लम है कनेक्टेड है फिक्स्ड एसेट्स रिप्लेसमेंट से। इंटरनल ऑडिटिंग एक कंटिन्यूअस क्रिटिकल रिव्यू है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का बाय द स्टाफ ऑफ ऑडिटर फंक्शनिंग जो फुल टाइम सैलरी पर काम करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ने डिफाइन किया इंटरनल ऑडिट को एंड इंडिपेंडेंट अप्रेजियल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिव्यू करने के लिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशंस को सर्विस टू मैनेजमेंट के बेस पे। ये एक मैनेजमेंट कंट्रोल है जो फंक्शन करता है बाय मीजरिंग एंड इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर कंट्रोल अकाउंटिंग। ये कोई सेपरेट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, ये डिफरेंट सिस्टम है ना, डिफरेंट कंट्रोल डिवाइसेस रखते हैं। ये ज्वाइंटली क्या कहलाते हैं, कंट्रोल अकाउंटिंग। ये कंसिस्ट करते हैं टेक्निक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल वगैरह की। स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफिकल टेक्निक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारी स्टैटिस्टिकल और ग्राफिकल टेक्निक होती है जो यूज की जाती हैं मेक करने के लिए इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल। जो इन्फॉर्मेशन हो इस तरीके से प्रेजेंट की जाती है जो मैनेजमेंट की हेल्प करे डिसीजन लेने में, ठीक है।
चार्ट वगैरह की हेल्प से, सेल्स अर्निंग का, इन्वेस्टमेंट चार्ट, मास्टर चार्ट, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल वगैरह। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहता है कि जो डेवलपमेंट है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, रिपोर्ट करने का मैनेजमेंट को इम्प्रूव हो गया है बहुत ज़्यादा। जो रिक्विसाइड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जा सकती है मैनेजमेंट को राइट फॉर्म में, राइट टाइम में, ताकि है ना प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन वगैरह का काम हो सके। ऑल्सो जो फीडबैक इन्फॉर्मेशन का रिस्पॉन्सिव एक्शन वगैरह है वो भी यूज किए जा सकते हैं एज ए कंट्रोल टेक्निक। तो ये इसके टूल्स वगैरह थे। तो ये हमारा चैप्टर था। कोई भी कन्फ्यूजन रह सकते है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।